वंदे मातरम चर्चा खास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। रानिल विक्रमसिंघे के रूप में श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिला है। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे श्रीलंका के सामने कई चुनौतियां हैं। सवाल यह है कि क्या विक्रमसिंघे श्रीलंका को फिर पटरी पर ला सकेंगे। श्रीलंका के लिए एक मुश्किल भरा दौर रहा है। वो आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है और विश्व बाजार में उसकी साख खत्म हुई है। वैसे दुनिया में कई देश हैं जो कठिन हालातों से उभरे हैं और धीरे धीरे मजबूत हुए हैं। श्रीलंका को लेकर भी उम्मीद कर सकते हैं। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के पास अगर बात की जाए तो इस बार के चुनाव कई मायने में खास है। श्रीलंका की संसद में 44 साल में पहली बार आज सीधे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो कितनी स्थिर रहेगी श्रीलंका, कैसे उभर पाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा खास में मेहमान भी जुड़ेंगे। बता दें आपको कि श्रीलंका में अब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। इतने दिनों से जो जद्दोजहद चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। रानिल विक्रमसिंघे को सांसदों ने नया राष्ट्रपति चुना है। 525 सदस्यीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। अब जनता की उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 60 लाख से अधिक लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो भारत को लेकर है। इस मुश्किल भरी स्थिति में श्रीलंका के लिए भारत इस साल विदेशी सहायता का प्रमुख स्रोत बना है। भारत हर संभव मदद करने की कोशिश करता रहा और कर भी रहा है। पिछले दिनों श्रीलंका की ऊर्जा मंत्री कंचना विजयस्कारा ने भी कहा था कि अभी तक भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में श्रीलंका की मदद की है। तो आखिर क्या कदम होगा भारत का, और इसके अलावा कौन सी वो पहली चीजें हैं जिनको ध्यान देना होगा श्रीलंका को अगर इस आर्थिक संकट से उबरना है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मिलवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं चर्चा में भाग ले रहे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह, और इसी के साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर सतीश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। डॉक्टर गुरमीत सिंह, क्योंकि श्रीलंका की संसद में 44 साल में पहली बार आज सीधे राष्ट्रपति का चुनाव, तो पहला सवाल तो यही बनता है कि कितनी स्थायी है ये नई सरकार और क्या इनके पास क्षमता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चुनाव होने से उम्मीद की जा सकती है, जैसे आपने कहा, कि जो राजनीतिक अस्थिरता है वो खत्म हो जाए। क्योंकि आप जानती हैं कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे राजपक्षे, उनको तो देश छोड़ के भागना पड़ा, इतना लोग नाराज थे। और जो अब राष्ट्रपति बने हैं, इनको हालांकि जनता का आक्रोश ये था क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे पहले, तो इनके लिए भी ये कहा जा रहा था, आप जानती हैं, उनका घर भी जलाया गया था। लेकिन जो एक पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है, वो ये है कि ये कई बार मंत्री प्रधानमंत्री रह चुकी है। 6 बार ये कहा जाता है कि ये पहले रह चुके हैं। और ये जो क्राइसिस चल रहा है, इसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो IMF वगैरह से मदद के लिए, भारत से मदद के लिए जो बातचीत चल रही थी, जो वार्ता चल रही थी, उसमें ये सक्रिय तौर पर शामिल थे। तो ऐसे मौके पर जब क्राइसिस है, उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिस्टम जानकारी हो तो वो अच्छी बात है। और अगर इन्होंने कुछ नतीजे दिए तो जनता भी जो इनसे नाराज थी वो भी शायद जब उसे राहत मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो हर आदमी अपना काम धंधा चाहता है, अपने पेट के लिए रोटी चाहता है। और 2 साल का लगभग वक्त इन्हें मिलेगा, क्योंकि जो ये चुनाव हुआ है, ये जो रिमेनिंग टर्म है उसके लिए हुआ है। तो दिसंबर 24 तक, संभवतः नवंबर 24 तक इनके पास समय होगा। और ये बहुत पुराने मंजे हुए और बड़ा, इनको तो बल्कि मैं कहीं देख रहा था कि श्रीलंका की राजनीति में इतने ये चतुर माने जाते हैं कि इनको फॉक्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई मदद जनता को कर पाए, ये रिलीफ दिला पाए, जैसे आपने कहा, देखिए 2 वक्त की रोटी तो सबसे, रोटी का मकान कहते हैं, उसमें रोटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बिना तो आदमी सरवाइव कैसे करेगा। तो इसलिए अगर उस संकट से राहत दिला पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको आगे भी लाभ होगा। तो और अनुभवी हैं सबसे, जैसे मैंने कहा कि इतनी बार कोई क्या साख हो गई है अब श्रीलंका को अगर इन सबसे उबरना है, क्योंकि नए राष्ट्रपति मिल गए हैं, तो ऐसे में अब उनका सबसे पहले स्टेप क्या होगा। हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार सर, आपसे ही मेरा ये सवाल था। जी देखिए, जिस रूप से समस्या ने आगाज किया है, समस्या का समाधान भी उसी रूट से होगा। जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, राजनीतिक लीडरशिप की वजह से, गलत निर्णय की वजह से
आर्थिक समस्याएं विकराल होती चली गई और इतनी विकराल हो गई कि राष्ट्रपति को पब्लिक कू के द्वारा, जनता के कू के द्वारा विदेश भागना पड़ा और पूरे राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा हो गया। तो ऐसा सामान्यतः नहीं देखा गया है। सेना कू के बारे में हमने सुना पढ़ा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कई देशों में हुए, लेकिन पब्लिक कू की इस तरह की घटना पिछले 50-60 सालों में शायद ही किसी देश में देखी गई होगी। तो ये कहने का अर्थ कि परिवारवाद की राजनीति, हिंसा की राजनीति, बंटवारे की राजनीति को लेकर पिछली जो राष्ट्रपति थे या उनके बड़े भाई जो थे, उन्होंने पहले तमिलियन के साथ जिस तरीके से विद्वेष की राजनीति शुरू की और उनको अलग थलग करने की, मारने पीटने की हजारों आंकड़े बताते हैं कि 25,000 से ज्यादा लोग तमिलियन मारे गए थे। हाँ। तो वो भी श्रीलंका के सिटीजन है। तो जब आप एक समुचित और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो सभी को साथ में लेकर चलना होगा। धर्म जाति के आधार पर आप बंटवारे की बात करेंगे और वो लंबे समय तक तो वो सफल नहीं होगा। दूसरा, परिवारवाद इतना घनघोर रूप से आधिपत्य जमा लिया था कि उससे समस्या पैदा हुई। फिर उसके बाद चीन के ट्रैप में वो धीरे धीरे फंसते गए और पता नहीं उनको कौन सा दिवस स्वप्न आया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर आगे बढ़ने लगे। श्रीलंका की इकोनॉमी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये इंपोर्ट ड्रिवन है। आयातित चीजें श्रीलंका में 80 से 90% आती हैं। सबसे बड़ा साधन जो है आर्थिक उत्पादन का वो पर्यटन है। पर्यटन अशांति के कारण से प्रभावित हुआ, इससे स्थिति और खराब हो गई। तो बदलने का रास्ता भी वही होगा। पहले तो राजनीतिक स्थिरता, ये हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों की हम बात करें तो श्रीलंका अन्य दक्षिण एशियाई देशों में ज्यादा बेहतर है। मतलब भारत के बाद अगर कोई स्थिर सरकार या स्थिर राजनीतिक व्यवस्था की बात हम करें तो श्रीलंका है। तो उसे एक आशा की किरण उसके कारण से है। लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जनता उन्मुखी और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की होनी चाहिए, न कि जातीय और धर्म के आधार पर विद्वेष की राजनीति के साथ उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इन पड़ोसी देशों की एक और हम जो अलिखित नियम या मान ले की शर्त है वो भारत के साथ बेहतर संबंध। हाँ। भारत से अलग संबंध बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर किसी तो बाहरी शक्तियों के आवेश ये में तो आकर श्रीलंका तारीफ कर चुका है कि भारत ने बहुत ज्यादा मदद की है। पिछले अगर 4 महीनों में देखें, कर्ज भी देखिए, 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। ये तारीफ की है श्रीलंका की तरफ से। लेकिन केवल रजनी जी, केवल तारीफ से बात नहीं बनेगी ना। अब चीन के ट्रैप में आप फंसते चले जाएंगे। मालूम है कि चीन जहां भी गया है आपको समझना पड़ेगा कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं और इनका विकास भी भारत के माध्यम से, भारत के जरिए, भारत की सहायता के द्वारा ही हो सकता है। अगर भारत को इन सारे देशों को, छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाना होता या अपने सैनिक तंत्र के द्वारा उन पर बल या प्रभाव डालना होता, भारत कब का डाल चुका होता। नेपाल हो या पाकिस्तान हो या भूटान हो या श्रीलंका, तो ये भारत की ये कवायद कभी नहीं रही है, भारत की नीति कभी नहीं रही है। भारत बराबरी के रास्ते पर, जो हमारी विदेश नीति है, पंचशील का सिद्धांत है कि हम सोवरेनिटी की और उसकी इंटीग्रिटी की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो उस आधार पर आप बेहतर आर्थिक संबंध भारत से जुड़कर कर सकते हैं, ना कि अमेरिका, रूस या चीन को बुलाकर बाहरी शक्तियों के द्वारा आप अपने विकास को अंजाम दे सकते हैं। तो ये बात बड़े अच्छे ढंग से श्रीलंका के नेतृत्व को समझना होगा और उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ना होगा। अभी अंदरूनी राजनीति जो उबाल पर है, नहीं, जैसे कि डॉक्टर गुरमीत जी कह रहे बड़े चतुर हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पहले, तो रानिल विक्रमसिंघे अब राष्ट्रपति बन गए हैं। तो क्या जो साख गिरी है, अब देश दुनिया में जो उनकी साख है श्रीलंका की, वो कितनी गिर गई? आप भी कह रहे हैं कि पर्यटक बहुत जरूरी था, वो अब कौन जाएगा वहां ऐसे में? तो वो कैसे बरकरार रह पाएगी? अभी राजनीतिक सिलवटें अभी कई करवटें लेगी। ये निश्चित है कि एक परिवारवाद के विरोध में था विक्रमसिंघे। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अभी की स्थिति में ज्यादा एक्सेप्टेबल नाम है। एक्सेप्टेबल यानी जनता लाइक करती है, ऐसी बात नहीं है। उनके विरोध में भी हंगामे हुए हैं। तो मौन रूप से उन्होंने मौन साध लिया। चलिए, वो प्रदर्शन किया लेकिन मौन साध लिया। वो भी करे तो क्या करे, जनता करे तो राह नहीं उनके पास कुछ भी। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई तो नेतृत्व करेगा और नेतृत्व करने के बागडोर जब उनके हाथ में आया हो
तो उनको बड़ी समझबूझ के साथ, क्योंकि इतनी विकराल स्थिति श्रीलंका में कभी नहीं हुई थी। यानी तमिलियन वायलेंस के समय भी इस तरह की आर्थिक आपदा नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं पर बहुत ही लंबे समय से भूल चूक हो रही थी, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा था। तब जाकर ये भीषण समस्या सामने आई। तो उसका हल भी उसी तरीके से लोगों के आत्मविश्वास को, पहले रोजी रोटी की समस्याएं स्थापित हो, लोग, कई घरों में खाने नहीं बन रहे हैं, कई लोग भुखमरी की तो कगार महंगाई पर हैं। देखिए कितनी हो गई है, कैसे 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 उभरेगा, वो क्या करेगा सबसे पहले? उसमें देखिए रास्ते कई हैं। दुनिया की नजरों में, आपके मीडिया के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, सभी लोग, दुनिया इससे वाकिफ है। और लेकिन विश्वास की बात जहां तक आता है, जो रूट है वो भारत के माध्यम से होगा। IMF में श्रीलंका का विश्वास उतना नहीं रहा, लेकिन अगर भारत का दबाव पड़ेगा, भारत अमेरिका पर दबाव डालेगा, यूरोपीय देशों पर दबाव डालेगा और उसको लाने की कोशिश करेगा, तो स्थिति प्रतिकूल अनुकूल बन सकती है। तो हमको लगता है कि उसी नक्शे कदम पर विदेशी जो संस्थाएं हैं उनको रोपिन करना होगा, उन तक पहुंच बनानी होगी, और एक समझबूझ के साथ। अचानक समस्या तो खत्म नहीं होगी, लेकिन कुछ समय तक हमको लगता है कि 1-2 महीने में एक बदहाली की जो स्थिति है उससे निपटने में शायद श्रीलंका सफल हो पाए। उसके लिए नेतृत्व को बड़े सूझबूझ और बुद्धिमानी दिखाने की जरूरी है। और बंटवारे की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति या एक कौम के लिए राजनीति करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, अब राष्ट्र के बारे में सोचना होगा, वो जरूरी है। जनता भी जान रही है और ये देख भी लिया है कि जनता कितनी आक्रोशित है, सड़क पर आ सकती है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास जला सकती है। तो अगर आप फैसले गलत लेंगे तो कहीं वो स्थिति ना बन जाए। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, अब जो साख श्रीलंका की बनी है वो ठीक नहीं है, सबने देखी है, वो कैसे ठीक कर पाएंगे? एक सबसे बड़ी चुनौती, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां अब नई सरकार के सामने है, नए राष्ट्रपति के सामने है? देखिए, पहली बात तो यही है कि आज़ादी के बाद से श्रीलंका का ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो जब सबसे बड़ा क्राइसिस है, एक अभूतपूर्व क्राइसिस है, तो उसका समाधान भी एक रूटीन से तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए कुछ उन्हें आउट ऑफ दी वे जाके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जिनको माध्यम से उन्हें आगे बढ़ना होगा, जिससे कि राहत जनता को जल्दी दे पाए। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अपने देश के लोगों का विश्वास जीतना है। विश्व का विश्वास तो वो बाद में जीते, IMF का विश्वास या अमेरिका का विश्वास या भारत का विश्वास। बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो देश हैं, चाहे वो भारत है या अन्य देश हैं, वो एक सीमा तक ही मदद कर सकते हैं। अगर वो जनता का विश्वास जीतने में, जिसे हम कहते हैं कि ऑर्डर स्थापित करने में, व्यवस्था स्थापित करने में अगर वो कामयाब होंगे, तो शायद जो एक संकट है उससे श्रीलंका जल्दी निकल पाएगा। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि क्योंकि उनको अभी ये तो ठीक है कि राष्ट्रपति के प्रति सारा गुस्सा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन श्रीलंका का जो राजनीतिक सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रपति सर्वोपरि। जैसे हमारे यहाँ पर उस तरह से राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं होती हैं जैसे प्रधानमंत्री के पास होती है, तो श्रीलंका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान होता है। तो जो फैसले उन्होंने किए, बदहाली हुई, जाहिर सी बात है कि जो अब राष्ट्रपति बने हैं वो पहले सरकार में प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो ये कह सकते हैं बहुत समस्या है। देखिए अब ये राष्ट्रपति बनते जश्न वश्न थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कई चुनौतियां हैं, महंगाई सिर पर है, किस तरीके से गिरता जा रहा है उनका रुपया। और दूसरी चीज ये भी है कि आपने सब कुछ तो ठप कर दिया, आयात ही करते रहेंगे या निर्यात भी करेंगे? जो खेती थी वो तो पूरी तरीके से ठप हो गई है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए 2 साल तो पहले, जैसे अभी वो हमारे साथी कह रहे थे, पर्यटन तो पहले ही ठप रहा 2 साल कोविड के कारण, जो श्रीलंका का एक आय का प्रमुख स्रोत है। और अब उससे उम्मीद बनी थी, अब सारी दुनिया में लोग आ जा रहे हैं, पर्यटन दोबारा रिवाइव हो रहा है, भारत में भी, यूरोप में भी, सभी जगहों पे। अब इतनी ज़्यादा अस्थिरता हो गई तो लोग वहाँ जाने के पहले सोचेंगे 100 बार। तो वो एक तो 2 साल तो कोविड ने मार कर दी, उससे उबर सकता था अगर ये राजनीतिक अस्थिरता ना पैदा हुई होती। लेकिन अब इसके कारण तो उन्हें वही, जैसे मैंने कहा कि अपने घर में अगर वो सबसे पहले व्यवस्था कायम कर पाएंगे, और वो उस व्यवस्था कायम करने के लिए उन्हें लोगों का विश्वास जीतना होगा। देखिए कठिन समय में भी अगर आपसी विश्वास हो तो लोग आगे फिर भी बढ़ जाते हैं, ये सोच के कि हाँ चलिए ईमानदार कोशिश हो रही है। लेकिन अगर उस समय उनको ये लगे कि जो उनके अगुआ हैं, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग ईमानदार नहीं, अपना घर भरने में लगे हैं,
तो फिर वो व्यवस्था, ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, कई गुना ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। तो अगर वो लोगों का विश्वास जीत पाएंगे कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, रातों रात तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर लोगों को ये लगेगा कि हाँ इनकी नीयत ठीक है और ये काम करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि एक बार राजनीतिक व्यवस्था जब ठीक हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में होगी, तो फिर जो बाकी रास्ते हैं वो भी खुले हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि श्रीलंका एक बहुत लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है टूरिज्म की दृष्टि से। तो कोविड के बाद लोग बाहर जाना चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। कोविड के बाद तो सर, और श्रीलंका देखिए वहां पर अब जो उम्मीद कर प्रदर्शन सकते हुए हैं, जो महंगाई है वहां पर, उसके बाद भी तो लोग सोचेंगे ना जाने के बारे में। अभी उसमें भी वक्त लगेगा पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन उन्हें कई मोर्चों पर काम करना पड़ेगा, जिसमें सब कोई भी चीज, देखिए प्रगति तभी हो सकती है जब शांति हो। किसी भी समस्या का समाधान आप तभी पा सकते हैं जब हिंसा रुके, पहले जब शांति हो। तो सबसे पहले और शांति के लिए उन्हें अपने जनता का सहयोग चाहिए। तो वो जनता का विश्वास अपने पार्लियामेंट में तो वोट हासिल कर लिए अच्छे खासे, 215 में से जैसे आपने बताया 134 वोट उनको मिल गए, 219 में से शायद। तो जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनको 80 वोट मिले केवल, और एक और भी उम्मीदवार थे उनको तो 2-3 वोट ही मिले। तो उन्होंने वहां पर पार्लियामेंट का विश्वास तो जीत लिया अगले 2 वर्ष के लिए, लेकिन पार्लियामेंट के विश्वास से अकेले बात नहीं बनेगी। उन्हें जनता के बीच जाना होगा, उनसे संवाद कायम करना होगा, डायरेक्ट बातचीत करनी पड़ेगी, उनको रीजन बताने पड़ेंगे कि हाँ ये चीजें हम कर रहे हैं। जो कदम उठाएंगे आगे, चाहे आईएमएफ के साथ या भारत के साथ, उसकी प्रॉपर जानकारी देनी होगी, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े। अगर जनता में वो पर्याप्त जानकारी देंगे तो फिर लोगों का विश्वास उनमें बनेगा, और फिर लोग भी अपने स्तर पर जो सहयोग कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। बिल्कुल सही बात है क्योंकि कि आप अपने छोड़िए, देश आप को दुनियादारी छोड़िए, पहले आप अपनों को संभालिए, उनका विश्वास जीतिए। आपके पास 2 साल है और आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना है। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोस में जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है तो यहाँ पर भी बार बार सोचना पड़ता है भारत का क्या अब आगे कदम होना चाहिए। ठीक है, मदद कर रहे हैं वो, अब करना चाहिए और करता भी रहा है, भारत का दिल इतना बड़ा है। लेकिन विदेश मामलों के क्योंकि आप जानकार हैं, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि भारत को अब क्या कदम लेना चाहिए। देखिए, हर एक, हमको लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री के निगाह में भी ये बातें बड़ी बारीकी से हैं। और श्रीलंका की जहाँ स्थिति, सामरिक जो स्थिति है, वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, उस इंडो पैसिफिक में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण मुकाम है। तो हम वहां पर राजनीतिक अस्थिरता हमारे लिए घातक हो सकता है। वैसी स्थिति में वहां पर जो भी कुछ पनप सकता है वो भारत विरोधी, भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो भारत हर तरीके से पैसा खर्च करने से लेकर व्यवस्था को बनाए रखने में हमको लगता है कि हर कूटनीतिक पहल को वो अंजाम देने की कोशिश करेगा, और वो दे भी रहा है। तो श्रीलंका को हम यूं ही ये नहीं कर सकते हैं कि वहाँ की जो समस्या है वो अंदरूनी समस्या है, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ हमारी बारीकी नजर वहां पर है, हमारी सरकार की नजर है, और हम उस चीज को उस रूप में भी देख रहे हैं कि कोई कमजोर स्थिति में बाहरी शक्तियां ज्यादा हावी हो जाती हैं, और उसके आवेश में पूरा श्रीलंका न फंस जाए। तो हमारी दृष्टि श्रीलंका की अंदरूनी समस्या पर भी होगी, और हमारी दृष्टि बाहर की शक्तियों पर भी होगी। चीन के ऋण पाश में तो फंस गया वो, और अब उबरना होगा, उधर चीन भी है। बिल्कुल उबरना होगा, बिल्कुल उबरना होगा। कि देखिए, हैम्बनटोटा पोर्ट की कहानी, चाहे गदार पोर्ट, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही सैटेलाइट स्टेट है चाइना का। तो हैम्बनटोटा पोर्ट की जो कहानी है वो दुनिया के सामने है कि आर्थिक व्यवस्था के नाम पर कैसे सैनिक तंत्र वहां पर स्थापित किए जाने लगे, और न्यूक्लियर पनडुब्बी वहां पर पाई गई। तो चीन एक अपने निहित स्वार्थ के आधार पर दक्षिण एशिया की नीति को निर्धारित करना चाहता है, कर भी रहा है। तो उससे उसे उबरना होगा। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला दक्षिण एशियाई देशों के साथ लागू होता है कि भारत विरोध के आधार पर अपनी आर्थिक संप्रदा को नहीं विकास कर सकता है, चाहे वो नेपाल ही क्यों ना हो। नेपाल का उदाहरण आप देख ले कि नॉर्थ की तरफ से चाइना रेल रोड बना दे, बस रोड बना दे, कुछ भी बना दे, ये केवल कलोल कल्पना है कि नेपाल का विकास चीन के द्वारा किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के द्वारा बनाया जाएगा। जो सड़कें हैं वो प्राकृतिक नहीं है। तो अप्राकृतिक बातें करेंगे आप, जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से संभव ही नहीं हो,
तो कहां से संभव होगा? तो श्रीलंका को ये बात समझना होगा कि भारत के साथ ब्रिटिश उपनिवेशवाद में और उसके पहले का इतिहास हमारा एक साथ का रहा है। उस हम श्रीलंका एक को साथ तो जुड़े पहले रहे आप हैं। बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इसमें थोड़ा सा अंतर बिल्कुल। करना बहुत जरूरी है उनके लिए, वरना हालात से कैसे उभरेगा। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत में भी कहा, कई ऐसे देश भी रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, संकट से उभरे भी। क्या श्रीलंका वो कर पाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं बड़े चतुर हैं विक्रम सिंघे, राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज्यादा है, उबार पाएंगे वो? डॉक्टर गुरमीत सिंह, हाँ गुरमीत जी, चलिए ठीक है, लौटते हैं प्रोफेसर सतीश कुमार की तरफ। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, जो कुछ श्रीलंका के साथ हुआ है, अब सवाल तो ये बनता है ये तमाम लोगों के लिए कि क्या श्रीलंका से दुनिया को सबक नहीं लेना चाहिए, सीख नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। और न्यूज़पेपर में और आप लोग के द्वारा भी कई बार बातें उठाई भी जा रही हैं, पेपर में भी कई आलेख विशेषज्ञों के आ रहे हैं कि कोविड के बाद से आर्थिक स्थिति कई देशों की खराब हुई है, मुद्रास्फीति आगे बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डॉलर के समक्ष होता है वो बिगड़ गया, विदेशी मुद्रा की अचानक कमी हो गई। तो इन सारे चीजों पर बड़ी ही गंभीरता से निगाह रहनी चाहिए कि कहाँ पर हम फिसल रहे हैं, और फिसल रहे हैं तो फिसल कर उठने की क्षमता कितनी है। तो दक्षिण एशियाई देश जो आपसी ट्रेड, अब देख लें कि आजादी के पहले 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अगर आप मुआयना करें या आजादी के तुरंत बाद तीन देशों के ट्रेड रिलेशन करीब 7 से 8% थे आपस में, और सार्क के बनने के बाद 85 में सार्क बना और ट्रेड को ही मुख्य आधार बनाया गया था कि इसको बढ़ाया जाएगा। आज की तारीख में भी आपसी ट्रेड 1.5% है, उन देशों में 0.5% है। तो इतने संसाधन है, नेपाल और भूटान में पनबिजली की इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन आधा नेपाल अंधेरे में डूबा रहता है क्योंकि हम उस संसाधन का सही तरीके से उपयोग नहीं करते। अगर भूटान और नेपाल केवल अपने संसाधनों का भारत के माध्यम से अपनी तकनीक से उसका सही उपयोग करें तो पूरे वे दक्षिण एशिया को बिजली बेचकर धनी बन सकते हैं, जैसे गल्फ के कंट्रीज तेल बेचकर धनी बन गए। तो कहीं न कहीं पर जो उनमें पाकिस्तान के नक्शे कदम पर कई राष्ट्रों ने और उसमें बाहरी शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, शीत युद्ध में पूरी तरह अमेरिका और बाद में लेकर चीन, कि उसके नक्शे कदम पर आप अपनी विदेश नीति नहीं, भारत विरोधी विदेश नीति को अंजाम देने की कोशिश में आप ऐसे गड्ढे में चले गए जहां से उबरना बड़ा मुश्किल होगा, या उबरने की कोशिश भी करेंगे तो फिसलते चले जाएंगे। तो आर्थिक समस्याएं राजनीतिक संकट के कारण से भी आती हैं, और दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान इसका सबसे बेहतरीन नमूना है। कुछ समय के लिए नेपाल भी उसमें धंसता चला गया था, जो कम्युनिस्ट रिजीम में संविधान को लेकर और भारत विरोधी मुहिम जो खड़ा किया गया और देश को मधेसी और बाकी चीजों में बांटने की कोशिश की गई, वो भी हमारे सामने है। श्रीलंका में भी तभी समस्या को लेकर और कई हलकों में भारत विरोधी अभियान, तो इन सारी चीजों से ऊपर उठना होगा। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, जी सर। डॉक्टर गुरमीत सिंह, सभी आपसे आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने कहा बड़े चतुर हैं और राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज्यादा रहा है रानिल विक्रम सिंघे का, वो श्रीलंका को ठीक कर पाएंगे? जो स्थिति है, जो साख खराब हो गई है, उन सबको बैलेंस कर पाएंगे, उबर पाएंगे जैसे बाकी देशों ने किया है? देखिए, निश्चित ही वो सबसे जो लोग वहां पर उपलब्ध थे राजनेता, उनमें सबसे अनुभवी हैं। और जैसे मैंने कहा, उनकी बातचीत जो चल रही थी अभी श्रीलंका के संकट के दौरान, उसमें भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर शामिल थे, तो उनको स्थिति की जानकारी तो पूरी है। अब वो उबर पाएंगे या कितनी जल्दी उबर पाएंगे, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा ये पड़ोसी देश है और वहां पर शांति रहे, स्थिरता रहे। वैसे भी मानवता के नाते कहीं भी अगर देखिए, अगर भूख का संकट पैदा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए भारत मदद भी कर रहा है।
और क्यों नहीं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से बहुत सारे देश बिल्कुल, निकले हैं। भारत पड़ोसी और है अगर इसलिए उस मदद देश भी का कर रहा राजनीतिक है और बाकी लोगों को भी सीख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि आखिर दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है उनका। शुक्रिया डॉक्टर गुरमीत सिंह। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा खास में भाग लेने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। जिस श्रीलंका में इस समय लोग अनाज, दवा, दूध, हर चीज के मोहताज हैं, उस देश को फिर से ढर्रे पर लाना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। पद संभालते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है, रानिल विक्रमसिंघे के साथ देश के आर्थिक हालात सुधारने की जिम्मेदारी है। श्रीलंका में लोग सड़कों पर आने को मजबूर हुए हैं। श्रीलंका जितना टूट चुका है उसे संभलने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन मजबूत इरादों और अच्छे प्रबंधन के साथ देश को फिर पटरी पर लाया जा सकता है। अच्छा यह भी है कि रानिल विक्रमसिंघे भारत के प्रति सहज रिश्तों के हिमायती हैं। वो कई बार भारत आ चुके हैं। भारत भी यही चाहेगा कि उसका ये पड़ोसी देश जल्दी से जल्दी संभले। इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।